नमस्ते दोस्तों, सरल बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैरिटल रेप ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर रोशनी डालना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं मैरिटल रेप एग्जैक्टली होता क्या है और एज पर लॉ इसमें क्या पनिशमेंट है। इस टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हमारी गेस्ट है एडवोकेट ममता सिंह शुक्ला। एडवोकेट ममता सिंह शुक्ला पिछले कई सालों से दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही है और अपना एक एनजीओ चलाती हैं जिसका नाम है विजय फाउंडेशन। आइए मिलते हैं एडवोकेट ममता सिंह शुक्ला से और बात करते हैं मैरिटल रेप की बारीकियों। वेलकम मैम, वेलकम टू अवर शो सरल बात। मैम, मैरिटल रेप ये एक ऐसी ऐसी टॉपिक है कि मतलब बहुत समझ नहीं आता है कि एक्चुअली जब शादी हो गई है, पति पत्नी आपस में एक दूसरे के साथ संबंध रख सकते हैं, तो ये मैरिटल रेप ये होता क्या है। नमस्कार रचना जी, और जितने भी हमारे दोस्त सबको बहुत बहुत नमस्कार। आजकल मैरिटल रेप बहुत चर्चा में है और आपने ये सब्जेक्ट मैटर उठाया है, बहुत अच्छा। तो मैरिटल रेप देखिए क्या होता है कि जब एक पुरुष अपनी पत्नी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है बगैर उसकी सहमति से, उसे हम वैवाहिक वैवाहिक बलात्कार या मैरिटल रेप कहते हैं। अब देखिए क्या होता है कि जैसे आपने शुरू में बात कही कि जब शादी होती है ऑटोमेटिकली दे गेट द राइट टू कोहैबिट। कोहैबिट करने का उनको राइट अपने आप मिल जाता है दोनों के आपस में, तो वो फिजिकल रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सकते हैं इजीली। और इसकी पुष्टिकरण करने के लिए हम आपको एक अपने हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 9 में रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के बारे में बताते हैं कि अगर आइदर ऑफ द हस्बैंड और वाइफ अगर एक दूसरे से अलग रह रहे हैं तो हस्बैंड या वाइफ कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा करके वो सीख कर सकते हैं कि हमको अपनी पत्नी या पति की कंपनी मिले। और इसका जो इम्प्लाइड जो मीनिंग है वो है कि दे शुड कोहेबिट। तो ये जो है हमें अपने आप में बताता है कि जो हस्बैंड और वाइफ है उनके अंदर फिजिकल रिलेशनशिप करने का शादी के बाद ऑटोमेटिकली दे गेट द राइट। तो इतनी डिबेट क्यों मैरिटल रेप किस बात का। अब क्या होता है कि राइट का जहां तक प्रश्न होता है, जैसे हमने कहा कि राइट है टू कोहेबिट, तो राइट डज नॉट मीन दैट इट इज अ लाइसेंस टू डू एनीथिंग व्हिच यू वांट। तो राइट का अब्यूज नहीं होना चाहिए। तो राइट का मतलब ये होता है कि राइट हाँ कहने के लिए और राइट ना कहने के लिए, समझ लीजिए दोनों तरफ चलती है राइट। तो इसमें जब हम ये बात कह रहे हैं कि हमने ज्यादातर देखा है कि जब फिजिकल वायलेंस एग्जिबिट होता है, जो अब्यूजिव रिलेशनशिप होती है, बड़ा क्रॉनिक टाइप ऑफ देखने को मिलता है, जहां मारपीट करके, कभी पिस्टल से थ्रेट करके, चाकू से थ्रेट करके या और भी फिजिकल फोर्स लगा करके उनके साथ, इट्स अ काइंड ऑफ रेप ओनली, जब उसकी पत्नी की उसमें सहमति नहीं उस टाइप के रिलेशनशिप में। और इसका जो प्रमुख कारण ये है कि जो हमारे ट्रेडिशनल व्यूज और जो हमारे सोसाइटल नॉर्म्स हैं या रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स हैं, सब जितनी भी चीजें हमारी सोसाइटी में बनी हुई है, सब ये कहती है कि जो वाइफ की पोजीशन है vis-a-vis मैन इज सबऑर्डिनेट। तो ये जो धारणा है समाज की, इस वजह से ये इतना बड़ा डिबेट या खड़ा हुआ है। तो क्योंकि सबऑर्डिनेट पोजीशन में एक आदमी अपनी राइट को एसर्ट कर रहा है और दूसरी जो उनकी वाइफ है वो अपनी राइट को एसर्ट नहीं कर पा रही है, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है। इंटरनेशनल पोजीशन क्या है मैरिटल रेप को लेकर आज की डेट में। देखिए, इंटरनेशनल पोजीशन की जब हम बात करते हैं तो हम हिस्टोरिकली स्पीकिंग अगर हम 1960 और 70 की दशक की अगर हम बात करते हैं तो हम पाएंगे कि जो सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म जो चल रही थी वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर, वहां के ऊपर जा करके जो सेक्सुअलिटी और मैरिज दोनों के ऊपर एक प्रश्न उठाया गया। जो चीजें एक्सेप्टेड थी, एक्सेप्टेड नॉर्म्स थे, उनके ऊपर प्रश्न उठाया गया। और जिसका सबसे बड़ा जो अहम प्रश्न ये था कि क्या किसी महिला को उसके अपने बॉडी के ऊपर या अपने शरीर के ऊपर अधिकार नहीं है, मतलब हम अपनी बॉडी को किस तरह से यूज करेंगे ये तो अधिकार है।
तो वो जो क्वेश्चन ऑफ सेक्सुअलिटी एंड क्वेश्चन ऑफ मैरिज यहाँ के ऊपर जो है ये चैलेंज होने लगा। और जैसा कि हमने आपसे पहले भी कहा कि राइट टू से यस एंड राइट टू से नो आर बोथ राइट्स विद इन द परव्यू ऑफ अ वुमन और अ वाइफ। और अगर हम एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें हमने पाया कि out of 185 countries, 77 countries have criminalized marital rape, यानी 43% कंट्रीज ने इसको क्रिमिनलाइज कर दिया। और ये किस तरीके से किया? तो पहला तरीका ये था कि अगर एक्सेप्शन के तौर पे उनके स्टैट्यूटरी लॉ में ये था कि ये एक्सेप्शन है, अपवाद है कि अगर हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ जोर जबरदस्ती करता है तो इसको उन्होंने छूट दी हुई थी, तो वो जो छूट थी वो हटा दिया गया इन सब कंट्रीज में। और अगर जहां कोई मेंशन नहीं थी इन सब बातों का, वहां पे एक लेजिस्लेटिव रेफरेंस, स्पेसिफिक लेजिस्लेटिव रेफरेंस के थ्रू इसको इन्होंने एक क्रिमिनल ऑफेंस बनाया, विच इज पनिशेबल ऑफेंस। जब इंटरनेशनली इस मुद्दे को इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है, इंडिया में लीगली क्या प्रोविजंस किए गए हैं टू प्रोटेक्ट अ वुमेन्स राइट अगेंस्ट मैरिटल रेप? प्रोटेक्शन की बात तो हम बाद में करते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि है क्या प्रोविजन। तो हम बात करते हैं हमारा जो इंडियन पीनल कोड है, ये 1860 1860 में ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस किया। तो इसमें तरह तरह के क्राइम्स मेंशन थे, जिसमें रेप भी मेंशन था। तो रेप की डेफिनेशन में इन्होंने कहा कि जब कोई भी आदमी किसी भी महिला के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करता है बगैर उसकी सहमति के, उसको हम रेप कहते हैं या उसको हम बलात्कार कहते हैं। परंतु इसमें इन्होंने एक एक्सेप्शन डाल दी, अपवाद डाल दिया कि अगर जो महिला है वो पुरुष की पत्नी है और उसकी एज 10 साल के ऊपर है तो इसे हम रेप नहीं कहेंगे। तो हम जब उस सिनेरियो की बात कर रहे हैं तो उस समय क्या था, ज्यादा बाल विवाह होते थे, तो 10 साल से नीचे की लड़कियां भी शादी हो जाती थी। और ये पोजीशन चलती रही और जाकर के 1940 में इसका एज लिमिट बढ़ा करके इन्होंने 15 इयर्स कर दिया कि अगर वाइफ की एज 15 इयर्स के अबव है और कोई भी उसका पति उसके साथ जोर जबरदस्ती करता है तो उसे हम रेप की श्रेणी में नहीं रखेंगे। और 2017 में जाकर के फिर इसकी पोजीशन इन्होंने एज लिमिट बढ़ा दी और अब उन्होंने कहा है कि 18 साल, कि 18 साल के ऊपर की कोई भी वाइफ है और अगर उसके साथ जोर जबरदस्ती करता है तो उसको हम रेप नहीं मानते हैं। अब यहां से देखिए, ये जो पूरा हमने ब्रिटिश सिस्टम जो हमने अडॉप्ट किया है ये कहां से आ रहा है? इनके यहाँ एक इम्प्लाइड कंसेंट की बात थी। तो इम्प्लाइड कंसेंट में क्या होता है, एक डॉक्ट्रिन ऑफ हेल की बात हम करते हैं, मेंशन करना चाहेंगे कि कहां से इन्होंने पिकअप किया। तो मैथ्यू हेल करके चीफ जस्टिस थे ब्रिटेन के, तो उन्होंने 1736 में कहा कि ए मैन कैन नॉट बी हेल्ड गिल्टी ऑफ रेप सिंस बाय देयर म्यूचुअल मैट्रिमोनियल कंसेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट द वाइफ हैज गिवन अप हरसेल्फ टू दिस काइंड विद द हस्बैंड। यानी कि आप समझिए कि उन्होंने अपनी वाइफ जो है अपनी को निछावर कर रही है, इस तरह की जो कॉन्सेप्ट है। और फिर हम एक वहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ कर्वेचर था जहां पे भी बात की गई कि अगर किसी महिला की किसी पुरुष के साथ शादी हो जाती है तो उसकी जो आइडेंटिटी और उसकी एग्जिस्टेंस दैट बिकम्स सेम विद द हस्बैंड। तो ये जो प्लेटफॉर्म है इसके ऊपर सारा जो है प्रीमिसेस है कि कोई एग्जिस्टेंस सेपरेट है ही नहीं वाइफ की। तो ये यहां से चल रहा है। स्टेटस देखें कि इंडिया में अब क्या प्रेजेंट स्टेटस है। तो 11 मई इसी साल एक डबल बेंच दिल्ली हाई कोर्ट की डिसीजन है जो कि स्प्लिट डिसीजन दिया मैट्रिमोनियल रेप के ऊपर। तो जहां पे जस्टिस राजीव शक्दर ने प्रोनाउंस किया कि दैट एक्सेप्शन 2 ऑफ सेक्शन 375 जहां पे मेंशन है रेप,
is violative of Article 14, 15 and 21 of the Constitution and hence it must be struck down. जो एक्सेप्शन दिया हुआ है कि अगर वाइफ के साथ जोर जबरदस्ती हो रही है, क्योंकि ये वायलेटिव है आर्टिकल 14, 15 और 21, जहां पे राइट टू इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, राइट टू लाइफ की बात कर रहे हैं, ये सब उनके खिलाफ है, तो इट मस्ट बी स्ट्रक डाउन। तो इस पे जो दूसरी डिसीजन दी जस्टिस हरिशंकर, उन्होंने they upheld the validity of the exception of section 375 और इन्होंने कहा कि सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड सेक्सुअल एक्ट बाय अ मैन विथ हिज ओन वाइफ, द वाइफ नॉट बीइंग अंडर द एज ऑफ 15 इज नॉट अ रेप। इन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति, कोई आदमी अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो उसको रेप नहीं माना जाएगा अगर उसकी एज 15 इयर्स की है। हालांकि एज अब 2017 में हमने जैसे बताया कि उसको बढ़ा करके 18 साल कर दी गई। तो अगर एक महिला 18 साल से ऊपर है, जो कि आजकल होती है क्योंकि आजकल लेट मैरिजेस होती हैं, तो अगर वो 18 साल से ऊपर है और वो अपने हस्बैंड से इस तरीके का फिजिकल अब्यूज सहन कर रही है, तो वो क्या एक्शन ले सकती है अपने आप को बचाने के लिए? देखिए रचना जी, जैसे हमने कहा कि हमारे यहाँ इस तरह का कोई प्रोविजन है ही नहीं जहाँ पे डिफाइन किया हो कि मैरिटल रेप क्या है, ना उसे हम कोई क्रिमिनल ऑफेंस मान रहे हैं, ना कोई प्रोसीजर ऑब्वियसली उस पर लेट डाउन है, तो पनिशमेंट का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो भी एक क्या है कि अगर कोई भी महिला इससे उत्पीड़ित है और शी इज अ विक्टिम, देन वो एक रेमेडी ले सकती है इसमें डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 प्रिवेंशन ऑफ विमेन फॉर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंदर। तो ये क्या है कि हमने पिछली बार भी इस पे बहुत डिटेल में बात की थी। तो ये डोमेस्टिक वायलेंस के तहत ही आता है, जहां पे ये मेंशन है परंतु इसके लिए सेपरेट कोई चीज है नहीं। तो जो वो रेमेडी सीख करेगी, तो अगर उसके साथ बहुत ही क्रॉनिक टाइप का फिजिकल वायलेंस हो रहा है तो शी कैन ऑब्वियसली गो टू एनी पुलिस स्टेशन, अपना मारपीट हुई है जो भी हुआ है तो वो जाके अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकती है, एनजीओ को अप्रोच कर सकती है। उसके बाद जैसे हमने पिछली बार पूरा प्रोसीजर बताया किस तरह से लेट डाउन होता है, तो अगर उसकी गिल्ट स्टैब्लिश हो जाती है उसके हस्बैंड की, ऑब्वियसली जैसे उसमें हमने बताया डीवी एक्ट में कि उनको 3 साल की सजा मिलेगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो लब्बो लबाब में हम ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे जैसे सोसाइटी इवॉल्व करती है और तरह तरह के चैलेंजेस आते जाते हैं, तो उस तरह की सोसाइटी उसी हिसाब से लॉ बनाती है, क्योंकि एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लीगल सिस्टम ऑफ एनी कंट्री। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन यू हैव गिवन टुडे। दोस्तों, हम इसी प्रकार से नई टॉपिक आपके साथ शेयर करते रहेंगे, नए लोगों को आपसे मिलवाते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम फिर मिलते हैं किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।